तो हेलो, नमस्ते, वणक्कम, होला, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। की हाल चाल गाइस? दिस इज शुभम गुप्ता लाइव विद यू ऑन द प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग ग्रेट and you guys are having an amazing time at your places. I really wish you people and your family members the pink of your health. तो बेटा जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि विद दिस सीरीज कॉल्ड एज स्प्रिंट, हम लोग कोशिश कर रहे हैं टू रिवाइज एन एंटायर चैप्टर इन अ सिंगल शॉट, इन वन शॉट। एक लेक्चर में हम एक पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं और उस चैप्टर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और कुछ ऐसे ग्रे एरियाज जिनको इस वक्त एक रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट्स ऐसे थे कि क्लासरूम में पढ़ते वक्त या तो वो ठीक तरह से समझ में नहीं आए, ठीक तरह से क्लियर नहीं हुए, या फिर समझ आ गए थे लेकिन समय के साथ साथ कुछ हद तक धुंधले हो गए। नाउ इट्स द टाइम टू रिवाइज देम, इट्स द टाइम टू ब्रशन अप देम। तो विल टॉक अबाउट दोज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी सिंपल, very interesting and a very important chapter from exam point of view, and that is population. एक बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही रिलेटेबल चैप्टर है। तो विल टॉक अबाउट दिस पॉपुलेशन, इसके बारे में बात करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, टू जस्ट गिव यू एन आइडिया ऑफ दिस चैप्टर, देखो इस चैप्टर में जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम तीन क्वेश्चंस पे एम्फसाइज करेंगे, फोकस करेंगे। प्लीज हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन। अगर आप लोग देख सकते हैं, we'll talk about three components, we'll talk about three questions, we are more concerned about these three things. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कि हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड वेयर आर दे लोकेटेड, कितने लोग रह रहे हैं और कहां कहां रह रहे हैं। पॉपुलेशन साइज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दूसरा, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि पॉपुलेशन कितना बढ़ रही है और समय के साथ साथ उसमें कैसा बदलाव आ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, कितनी तेजी से बढ़ रही है, सबकी बात करेंगे। और तीसरा, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशो क्या है, पॉपुलेशन कितनी हेल्दी है ना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, लिविंग कंडीशंस कैसी हैं। ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करें। देश की आबादी के बारे में, जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन का साइज और डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो बॉयज एंड गर्ल्स, without wasting any time, let's begin with the first aspect of population. Let's start talking about population size and its distribution. Let's talk about the first one. जब हम पॉपुलेशन साइज की बात करते हैं, स्पेसिफिकली अबाउट इंडिया, जब हम हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की बात करते हैं, इंडियाज पॉपुलेशन, तो देखिए जनाब, 2011 के डेटा के हिसाब से वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 1210 मिलियन, है ना, लगभग 1.2 बिलियन पॉपुलेशन, जो एक्चुअली में पुराना डेटा है। अभी तो वी हैव अराउंड 1.41 1.42 बिलियन। ये काफ़ी पुराना डेटा हो गया है, लगभग 10 साल पुराना डेटा है। अभी वी हैव अराउंड 1.41 या 1.42 बिलियन पॉपुलेशन है। और कुछ न्यूज़ एजेंसीज तो ये भी क्लेम कर रही हैं कि इंडिया चाइना को क्रॉस कर चुका है। अभी कुछ न्यूज़ एजेंसीज ने क्लेम किया है, कुछ सर्वेयर्स ने भी ये क्लेम किया है कि इंडिया हैज़ सरपास्ड चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और हम नंबर 1 पे आ चुके हैं। इंस्टाग्राम पे तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं आजकल यार। वो लगान फिल्म का मीम बन रहा है, हम जीत गए, हम जीत गए, हिंदुस्तानी भाग रहे हैं इतनी पॉपुलेशन बढ़ाकर। क्या करें, चाइना से किसी तरह से तो हम आगे निकले, तो और कहीं नहीं तो पॉपुलेशन में आगे निकल जाते हैं कि चलो। अभी वी हैव 1.41 1.42 बिलियन पॉपुलेशन।
खैर 2011 के हिसाब से 1.2 बिलियन का पॉपुलेशन है, विच इज एक्चुअली 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। पूरी दुनिया का 17.5%, छोटा नंबर नहीं है यार। पूरी दुनिया का 17.5% पॉपुलेशन हमारे देश में। और जरा समझने की कोशिश करना, हमारा एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ये पूरी दुनिया का सिर्फ 2.5% है। ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हमारे पास 2.5% है। मतलब एरिया हमारे पास है दुनिया का 2.5% और पॉपुलेशन है दुनिया की 17.5%। तो रिसोर्सेस की कमी नहीं होगी तो क्या होगा? हम अक्सर यहां पर कहते हैं कि हमारे यहां पर रिसोर्सेस की कमी है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि हमारे यहां पर रिसोर्सेस की कमी है। रिसोर्सेस की कमी नहीं है, रिसोर्सेस की कमी होने लगी है। तो बच्चा ही इतना पैदा कर दिया, 8 बच्चा, 10 बच्चा, 15 बच्चा, भगवान की देन है। भगवान की देन नहीं है, तुम्हारे दिमाग को हिलाने की जरूरत है कि बस अब रुक जाओ। 8 8 10 10 15 15 20 20 बच्चा मत करो। भगवान का आशीर्वाद है भैया, तो भगवान की देन है। एक घर में अगर 4 लोग हैं और 4 ही रोटी हैं आपके पास, तो एक व्यक्ति को एक रोटी मिल जाएगी खाने के लिए। लेकिन उसी घर में मान लीजिए कि अचानक से 8 मेहमान आ गए, तो जहां पर 4 लोग थे और 4 रोटियां थी, अब 12 लोग हैं और 4 रोटियां हैं। तो जो रोटियां रोटियां तो पहले भी 4 थी और अभी भी 4 है, लेकिन पहले जो रोटियां कम नहीं लग रही थी, अब वो रोटियां कम लगने लगी हैं। क्योंकि पहले एक व्यक्ति पर एक रोटी थी, अब 3 व्यक्तियों पर एक रोटी है। तो रिसोर्सेस कम नहीं थे ना आज हैं, लेकिन पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि रिसोर्सेस कम लगने लगे हैं। समझ रहे हो? पॉपुलेशन, ये डेटा हमें बताता है कि इंडिया में पॉपुलेशन और जो टोटल एरिया है, इतना ज्यादा दिक्कत हम फेस कर रहे हैं वजह से, है ना? थोड़ा सा इस पॉपुलेशन साइज को और डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं तो इंडिया की मोस्ट पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। 199 मिलियन, देश की 16% आबादी। इंडिया का 16% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है। दैट मेक्स उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ द कंट्री। सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा आबादी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। वहीं दूसरी तरफ वी हैव स्टेट्स लाइक सिक्किम, 0.6 मिलियन। ये देखो, कंपैरिजन देख रहे हो? बहुत बहुत डिफरेंस है। एक तरफ यूपी है, 200 मिलियन का पॉपुलेशन है, एक तरफ सिक्किम है, आधा मिलियन का पॉपुलेशन है। 400 गुना। वी हैव यूटीज लाइक लक्षद्वीप। यूटीज यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप कितना है? 60,000 70,000 पॉपुलेशन है यार लक्षद्वीप। ठीक है ना? इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अनइवन है। इंडिया में आधी जनसंख्या, हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन 5 स्टेट्स में रहती है। अगर 28 में से 28 में से सिर्फ 5 स्टेट्स हम ले लें, कौन कौन सा? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। सिर्फ ये 5 राज्य। कौन कौन से बेटा? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। सिर्फ ये 5 राज्यों को ले लीजिए, इंडिया का 50% पॉपुलेशन इनके पास है और बाकी के 23 स्टेट्स के पास 50% है। कितना अनइवन। देखो ना, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट राजस्थान जो एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। इन टर्म्स ऑफ एरिया, राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री। ये राजस्थान, इसमें इंडिया का सिर्फ 5.5% पॉपुलेशन रहता है। सिर्फ 5.5, 5.5% बस। तो बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। तो जब हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं सर, we have a huge population. As per the datas of 2011, we have 1.2 billion people living in the country, which is actually 17.5% of the world's total population. But on the other hand, if you talk about India's geographical area, which is 3.28 million square kilometers, it is just 2.4% of the world's total geographical area.
दुनिया का 2.5% एरिया हमारे पास है और दुनिया की 17.5% आबादी हम लेकर बैठे हैं। और किस नाम पर? भगवान की देन के नाम पर। खैर, यूपी इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, पॉपुलेशन है 199 मिलियन, इंडिया का 16% है। वहीं दूसरी तरफ सिक्किम लेस देन हाफ अ बिलियन, है ना, हाफ अ मिलियन सॉरी, आधा मिलियन पॉपुलेशन है यार। लक्षद्वीप 50-60-70 हज़ार लोग रहते हैं। तो इंडिया की आधी आबादी 5 राज्यों में रहती है, 5 स्टेट्स। कौन कौन से? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। राजस्थान विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, सिर्फ 5.5% आबादी उसके पास है। तो ये हमें बताते हैं फिगर्स कि इंडिया का जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन है। एंड दैट्स वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन डेंसिटी। ये टर्म समझना पड़ेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना, आबादी का घनत्व, आबादी कितनी घनी है, डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी। डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर यूनिट एरिया, इसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, देयर इज अ पीस ऑफ लैंड, स्क्वायर पीस ऑफ लैंड, इसकी साइड है 1 किलोमीटर। मान लीजिए आपके पास जमीन का एक टुकड़ा है जिसकी साइड क्या है, स्क्वायर पीस ऑफ लैंड है, 1 किलोमीटर उसका साइड है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? का एरिया होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज 1 स्क्वायर किलोमीटर। अब इस, ये स्क्वायर है बेटा, ठीक है ना, तो इस जमीन के टुकड़े पर कितने लोग रहेंगे वो इस जगह का कहलाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 2011 के डेटा के हिसाब से 382। 382 मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम एक जमीन लेते हैं जो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर की है, उस जमीन पर इंडिया में कितने लोग रहते हैं? 382, 382, ये इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है ना। अब देखो ये इंडिया का है, ये एवरेज है। एक तरफ वी हैव स्टेट्स लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। बिहार की देखो, बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, 1102, यानी कि इतनी जमीन पे 1100 लोग रहते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर पीस ऑफ लैंड पे 1100 लोग रह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वी हैव स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? सिर्फ 17। कितनी? सिर्फ 17, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के पीस पर सिर्फ 17 लोग रहते हैं, 17 पीपल। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार में कम जगह में ज्यादा लोग भरे हुए हैं, लेकिन अरुणाचल में जगह पर बहुत कम लोग हैं, तो लोग आराम से खुला खुला रह रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है यहां पर। और अलग अलग रीजंस हैं, देखो अलग अलग रीजन, जैसे ज्योग्राफिकल रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर ऐसी जगह जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम है, बहुत डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वहां पे लिविंग कंडीशंस बहुत हार्श हैं। आप ऊंचे पहाड़ों की बात कीजिए, रेगिस्तान की बात कीजिए, जहां पर टेरेन बहुत ज़्यादा रगेड है, बहुत रफ टेरेन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही अनफेवरेबल हैं। ऐसे एरिया में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम ही मिलेगी, यू विल फाइंड अ वेरी पुअर पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश, वहीं दूसरी तरफ थोड़ा बहुत पहाड़ी एरिया, थोड़ा प्लेट्यूज, थोड़ा प्लेन्स, है ना, ऐसे एरियाज में आपको मान लीजिए जो रेनफॉल है वो मॉडरेट है। ऐसे एरियाज में यू विल फाइंड मॉडरेट मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी, 400-500। लेकिन फ्लैट प्लेन्स जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स, जहां पर मिट्टी बहुत फर्टाइल है, वेरी फर्टाइल सॉइल, एलुवियल सॉइल, जहां पर रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, बारिश बहुत अच्छी होती है, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर है, यहाँ पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। यूपी की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, वेस्ट बंगाल की बात कीजिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत फेवरेबल हैं, खेती बाड़ी करने के लिए जगह बहुत आइडियल है, वेरी आइडियल प्लेस फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो आपको यूपी में, थोड़ा सा एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर बहुत रिच, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी, है ना। तो किसी भी जगह की
पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है उसके ज्योग्राफी पर डिपेंड करती है, उसकी ज्योग्राफी पर डिपेंड करती है, उसकी फिजिकल ज्योग्राफी कैसी है, इट डिसाइड्स द ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ अ प्लेस। जगह जितनी मुश्किल होगी, वहां पर रहना जितना मुश्किल होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ही कम होगी। अब जाइए अफगानिस्तान में, कजाकिस्तान में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। यूपी में आ जाओ, यूपी में यूपी में लाइफ में स्ट्रगल नहीं ना सर। आप थार डेजर्ट में जाइए, राजस्थान, लिविंग कंडीशंस बहुत वर्स हैं, बहुत हार्श लाइफ है। एक मटका पानी भरने के लिए 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। और यूपी में तुम देखो, गलियों में, चौराहों पर, टी स्टॉल पर लोग लगे, वहाँ भैया वो आपकी बार तो हम सोच रहे हैं कि अखिलेश अखिलेश भैया को वोट देंगे, अखिलेश भैया को। नहीं, हम देख रहे थे अखबार में कैटरीना कैफ का ब्याह हो गया है भैया। तुम्हारे गुर्दों में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हें क्या तकलीफ है? नहीं, खैर मोदी जी कहे हैं कि अब की बार जो है मंदिर बनाएंगे, अब की बार मंदिर बनेगा भैया। मैं क्या समस्या है? मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, हॉस्पिटल बने, स्कूल बन जाए, खाली है बहुत। कि ये वो एरिया है जहां पर शुरू से बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ नहीं रही है, एकदम फर्टाइल सॉइल है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ मिनरल्स मिट्टी है सर, एलुवियल सॉइल है, बेस्ट है एग्रीकल्चर के लिए, अबंडेंट वाटर सप्लाई है, नदियां देखो, गंगा, यमुना, रेनफॉल बहुत जबरदस्त है यहाँ पर। दिस एरिया इज वेरी सूटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो किसी भी जगह पे उसकी ज्योग्राफी कैसी है डिसाइड्स कि वहां पर पॉपुलेशन कैसी रहेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी होगी। ठीक है ना? तो पहला था पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ इट्स चेंज। कि पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, किस रेट से बदलाव आ रहा है। जैसे जैसे देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, टॉक अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ, तो नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स किसी भी कंट्री में, जो नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स हैं, जो रहने वाले लोगों की संख्या है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कितना बदलाव आ रहा है। चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, एक देश में रहने वाले लोगों की संख्या में बदलाव ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इसे कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, इसे कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो, ये ग्रोथ समझने के दो तरीके होते हैं, या पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट इंक्रीज या एब्सोल्यूट नंबर, और दूसरा होता है एनुअल ग्रोथ रेट। अब इनमें क्या फर्क है देखो। एब्सोल्यूट का मतलब सिंपल होता है, जब आप नंबर्स की बात करते हैं, भाई मान लीजिए कि 2001 में 1000 लोग रह रहे थे और 2011 में 1800 लोग हो गए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंक्रीज कितना है, पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे? आप 1800 में से 1000 माइनस कर देंगे, तो आप कहेंगे इन 10 सालों में 800 लोग बढ़ गए हैं, 800 पीपल बढ़ गए हैं। तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट इंक्रीज। आपने कुछ नहीं किया, आपने नई वाली पॉपुलेशन में से पुरानी को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट इंक्रीज। वहीं दूसरी तरफ इस पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाने का एक और तरीका है, जिसे कहते हैं ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट। ये होता है इन द टर्म ऑफ परसेंटेज, ये परसेंटेज की फॉर्म में होता है, परसेंट पर एनम, एक साल में कितना परसेंट पॉपुलेशन बढ़ रही है। भाई मान लीजिए कि पॉपुलेशन थी 200 लोग, 200 लोग रह रहे थे, और अगले साल ये 200 से बढ़ के 300 लोग हो गए। तो आप कहेंगे कितना चेंज आ गया यहाँ पर? 200 लोग थे, अगले साल 300 हो गए, यानी कि 100 लोग और बढ़ गए, तो 50% लोग बढ़ गए, है ना? 50% इन 1 ईयर,
50% पर एनम, इसे कहते हैं एनुअल ग्रोथ रेट। आपने कह दिया यहाँ पर 50% पर एनम, पर एनम मतलब एक साल में 50% पर एनम का ग्रोथ रेट है। तो एब्सोल्यूट नंबर्स की जब आप बात करते हैं तो आप यहां पर नंबर के फॉर्म में बात कर रहे हैं। जो नई पॉपुलेशन है उसमें से पुरानी वाली को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको पता लग जाएगा कितने लोग बढ़ गए हैं। और दूसरा एनुअल ग्रोथ रेट, तो बेसिकली हर साल कितना परसेंट पॉपुलेशन में बदलाव आ रहा है, 1%, 2%, 4%, 10%। तो यहां पर अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, देखो इंडिया की पॉपुलेशन की अगर आप बात करते हैं, टॉक अबाउट इंडियाज पॉपुलेशन, 1951 में ये पॉपुलेशन थी 361 मिलियन, जो 2011 में बढ़ के हो गई 1210 मिलियन। ठीक है ना। इंडिया की पॉपुलेशन में बहुत तेजी से बदलाव आया शुरुआती 30 सालों में। आजादी के बाद जो शुरुआती 30 साल थे, द फर्स्ट 3 डेकेड्स, 1951 से लेकर 1981, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, फ्रॉम 361 मिलियन टू 683 मिलियन। बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी, एकदम बर्स्ट ऑफ पॉपुलेशन, एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन 30 सालों में। देखो आप, ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल हो गया इनिशियल 30 इयर्स में, है ना। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। 1981 के बाद थोड़ा सा पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था उसमें गिराव आया, जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि इंडिया में बर्थ रेट कम हो गया। ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए, वी शुड रिमेंबर वन थिंग, कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, वी हैव अ ह्यूमंगस पॉपुलेशन। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर हमारा एनुअल ग्रोथ रेट बहुत कम भी है ना, अगर हमारा एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम भी है, अगर 1% भी है, तो भी वो बहुत बड़ा है हमारे लिए। यार तुम्हारे पास 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, वो 1.5 बिलियन अगर 1% के रेट से भी बढ़ेगा तो भी सोचो कितना ज्यादा बढ़ रहा है ना। प्रिंसिपल बहुत बड़ा है, तो अगर उस पर इंटरेस्ट बहुत कम भी लगेगा तो भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रिंसिपल नंबर बहुत बड़ा, आपकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत बड़ी है। 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है आज यार इस देश की, 1.42 बिलियन पॉपुलेशन। तो 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन इस देश की है, तो अगर आपका ग्रोथ रेट बहुत कम भी है तो भी एक्चुअली एक बड़ा स्केल आप कवर कर रहे हैं। ये हमारे साथ प्रॉब्लम हो चुकी। ठीक है ना। अगर एनुअल ग्रोथ रेट बहुत कम भी है तो भी एब्सोल्यूट इंक्रीज बहुत ज्यादा है। तो पहले तो हमने ध्यान दिया नहीं, और अब हमें चिंता हो रही है कि देश की पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है। ऑल्दो कुछ अच्छे फैक्टर्स भी हमारे हाथ में हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है। अब जब इस प्रोसेस को हम समझते हैं पॉपुलेशन चेंज की, देखो 2-3 टर्म्स पता होने चाहिए। पहले तो यू शुड नो अबाउट बर्थ रेट। सिंपल समझिएगा, बर्थ रेट का क्या मतलब है। बर्थ रेट का मतलब है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1,000 पीपल, पर 1,000 पीपल इन 1 ईयर। एक साल में हर 1,000 लोगों पे कितने लोग पैदा हो रहे हैं, लाइव बर्थ, जिंदा, है ना। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1,000 पीपल इन 1 ईयर, हर 1,000 लोगों पर कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग और नए ऐड हो रहे हैं। और वहीं उल्टा कर दीजिए, डेथ रेट, नंबर ऑफ पीपल डाइंग, नंबर ऑफ डेथ, कितने लोग मर रहे हैं, कितनी मृत्यु हो रही है पर 1,000 पीपल इन 1 ईयर। एक साल में, एक साल में हर 1,000 लोगों पे कितनी डेथ हो रही है, वो डेथ रेट है हमारा। ये जनरली बैलेंस्ड रहना चाहिए, ये जनरली बैलेंस्ड रहना चाहिए। अगर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू डेथ रेट, अगर इन दोनों में देखो, अगर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, है ना। और बर्थ रेट बहुत कम हो गया तो देश में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू वर्किंग पॉपुलेशन, एज कंपेयर टू यंग पॉपुलेशन। डिपेंडेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी, वो भी ठीक नहीं देश की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए।
तो ये बैलेंस रहना चाहिए, बर्थ रेट और डेथ रेट, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ये गड़बड़ हो जाएगा। तीसरा फैक्टर है यहाँ पर माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना, इसको माइग्रेशन कहते हैं। अब ये जानवर पक्षी भी करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं। वी हैव माइग्रेटरी बर्ड्स, इंसान भी करते हैं, है ना? तो मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर, इसको कहा जाता है माइग्रेशन। अब देखो, माइग्रेशन दो तरह का होता है, इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। माइग्रेशन दो तरह का है, इंटरनल और इंटरनेशनल। इंटरनल माइग्रेशन मतलब विद इन द कंट्री, देश के अंदर, विद इन द कंट्री, इसे कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। और इफ पीपल आर मूविंग आउटसाइड द कंट्री, अगर आप अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, तो वो होगा इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन की खास बात यह है कि इसकी वजह से देश की पॉपुलेशन चेंज नहीं होती। जाहिर सी बात है, या 100 लोग रहते हैं, अब एक एक घर में, मान लो एक घर में 20 लोग रहते हैं। अब उन 20 में से कुछ लोगों ने अपना कमरा चेंज कर लिया। जो व्यक्ति इस कमरे में रहता था, वो ऊपर वाले कमरे में रह रहा है, और जो ऊपर वाले कमरे में रह रहा था, वो नीचे आ गया। तो क्या उस घर की पॉपुलेशन में बदलाव आया? नहीं। पहले भी 20 लोग थे, अब भी 20 लोग हैं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव आया। सिर्फ उस पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया कि पहले कितने लोग ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे थे, अब कितने लोग रह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है। पॉपुलेशन का साइज वही है। इंटरनल माइग्रेशन से कभी भी पॉपुलेशन का साइज चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन का साइज भी बदलेगा। कि 20 लोगों का घर था, अब इसमें से 2 लोग बाहर पढ़ने चले गए, तो पहले पॉपुलेशन थी 20 लोगों की, अब रह गई 18 लोगों की। तो पॉपुलेशन का साइज भी चेंज हो गया। तो इंटरनल माइग्रेशन की वजह से अब आपसे अगर पूछ ले कि डज इंटरनल माइग्रेशन अफेक्ट द पॉपुलेशन साइज? नहीं। इंटरनल माइग्रेशन में सिर्फ रीशिफ्टिंग या रीलोकेशन हो रहा है लोगों का, देश के अंदर ही। तो एक देश की पॉपुलेशन साइज चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? तो दिमाग में फंडा क्लियर रहना चाहिए कि यार ये क्या है। एग्जाम में अगर आ जाए इंटरनल माइग्रेशन और उसको रिलेट कर दे रहा है पॉपुलेशन साइज के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, तो दिमाग में फंडा क्लियर होना चाहिए कि भाई क्या मतलब था इसका इंटरनल माइग्रेशन का, और इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना? अब देखो, माइग्रेशन ना कुछ रीजंस की वजह से होती है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ माइग्रेशन है इंटरनल माइग्रेशन, और जनरली ये रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ है। जनरली पीपल इन इंडिया आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। तो भाई कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। कोई भी आदमी जब माइग्रेट करता है तो कोई रीजन होता है। तो इंडिया में जब हम रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ मूव करते हैं ना, तो उसके कुछ फैक्टर्स होंगे, कुछ रीजंस होंगे। कुछ होते हैं पुश फैक्टर्स और कुछ होते हैं पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स मतलब जो धकेल रहे हैं। तो इसका मतलब जब लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे क्या रीजन है गांव में जो लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि तू गांव से शहर में चला जा। उसके पुश फैक्टर क्या है? गांव में गरीबी है, बेरोजगारी है, लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं है, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, हायर एजुकेशन। ये सब क्या है? पुश फैक्टर्स हैं, है ना? भाई पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब क्या है? ये पुश फैक्टर्स हैं कि गांव के अंदर कमी है। और पुल फैक्टर्स मतलब शहरों में ऐसी क्या खास बात है जो लोगों को अपनी तरफ पुल कर रही है, खींच रही है। पुल फैक्टर्स तो शहरों के अंदर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लिविंग कंडीशंस ज़्यादा बेटर हैं, अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर एजुकेशन है, ये सब पुल फैक्टर्स हैं। तो आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि इंडिया में जो माइग्रेशन है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, उसके पुश फैक्टर्स क्या हैं, तो दिमाग जानना जाएगा, और यार ये तो पापा ये तो मास्टर पढ़ाया नहीं। एग्जाम में सर एग्जामिनर टटोलता है तुम्हारा कंसेप्ट, भाई उसे कोई मतलब नहीं तुम कितना रट लेते हो। अगर ढंग का एग्जामिनर है, ढंग का, कई एग्जामिनर ढंग का एग्जामिनर अगर है, उसको मतलब है तुम्हारे कंसेप्ट से।
भाई तूने पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ा है, तेरे कंसेप्ट कितने क्लियर, तेरे फंडे कितने क्लियर है? अब हम लोग 10-12 रिफ्रेशर लेके बैठते हैं, 50-60 रिफ्रेशर्स, उनमें से 100, 150, 200 क्वेश्चन रट लेते हैं एग्जाम से पहले। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट आर द पुल फैक्टर्स ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया, और भन्ना आ गया दिमाग और परेशान हो गए, घर आ गए, पापा वो पेपर बहुत आउट ऑफ सिलेबस आया था पापा, वो पता नहीं कहाँ से दे दिए। और वो पापा हम पूरे साल पढ़ाई किए थे स्कूल में, हम वो कुछ पढ़ाए नहीं, ये सब तो पुल फैक्टर पुश फैक्टर क्या होता है। 10 महीना से आलू बो रहे थे। कई लोग आते हैं क्योंकि एग्जाम में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, एग्जाम क्रैक नहीं हुआ या मार्क्स नहीं आए, तो उसका झंडा कहीं ना कहीं तो गाड़ना पड़ेगा ना, कि किस पर डालें इसको। अगर घर में ये बोल दिया कि हमारी कमी थी तो जूता पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तो गाड़ना पड़ेगा ना। मास्टर की गलती थी पापा, वो बढ़िया नहीं पढ़ाए, वो पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे पूरे साल, समझ में नहीं आया। 10 महीने से आलू बो रहे थे, समझ में नहीं आया। भाई एक टीचर जो पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जानने में कितने दिन लगेंगे? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। तुम 10 महीने, 11 महीने के बाद ओ समझ में नहीं आया हमें, पता कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, कहाँ से दे दिया, एनसीईआरटी से दिया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एनसीईआरटी इज द बाइबल। एक एक लाइन चूमनी है सर एनसीईआरटी की, एक एक लाइन, हर लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है। जो कई लोग आ जाते हैं ना पर्चा लेकर, सर वो इंपॉर्टेंट बता दीजिए, अरे एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, पढ़ के तो देखो। और दुनिया की कोई किताब मुकाबला नहीं कर सकती एनसीईआरटी का एग्जाम्स के लिए। कोई भी किताब ले आओ, XYZ पब्लिकेशन की किताब, ये रेस वो आइडिया, पता नहीं कौन कौन से नाम चल गए हैं आजकल। प्लीज़ अपने पिता माँ माँ बाप का पैसा और अपना टाइम और एनर्जी मत खराब करिए। ज़्यादा पैसा है तो हमें दे दो भैया, हमारे नाम की एफडी करा दो, लेकिन पैसा इस तरह से मत बहाओ। एनसीईआरटी लो तो पढ़ो। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर योर एग्जामिनेशन। जो लोग आईएएस क्रैक करते हैं यूपीएससी के थ्रू, पूछिएगा उनसे कि भैया पढ़ना कहाँ से शुरू किया था, एनसीईआरटी बोले। एनसीईआरटी पढ़े सबसे सबसे पहले एनसीईआरटी, बाकी बुक्स पढ़े थे लेकिन पहले एनसीईआरटी पढ़ी। तो ये कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होने चाहिए सर। यू नीड टू कंसोलिडेट दीज कॉन्सेप्ट इनसाइड योर ब्रेन। और पेशेंस रखो, पेशेंस। टू विन बिग बैटल्स यू रिक्वायर बिग पेशेंस। बड़ी लड़ाइयां जीतने के लिए धैर्य चाहिए यार। 2 दिन में इम्पेशेंट मत हो जाओ, क्योंकि जो लर्निंग होती है ना, जो लर्निंग टाइम है किसी भी चीज का, वो बहुत इम्पेशेंट करता है। किसी भी चीज का जो लर्निंग टाइम है वो आपको हमेशा इम्पेशेंट करेगा, हमेशा। तुमने नई नई स्कूटी चलाना सीखा, तो शुरुआत में देखो आदमी कैसे चलाता है, एकदम ऐसे बैठेगा, सामने देखेगा, साइड में देखेगा भी नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा, 10 की स्पीड पे, 20 की स्पीड पे। धीरे 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 जब उसका बैलेंस बनने लगता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो वो 20 से 30 का स्पीड कर देगा, 40 की कर देगा। लेकिन एक बार आपकी कमांड हो गई, एक बार आप सीख गए, उसके बाद तुम 70 पे भगाओ, 80 पे भगाओ। लेकिन पहले ही दिन तुम स्कूटी पे बैठे और खींच दिया एक्सलेटर, चढ़ा दिए किसी के ऊपर। लर्निंग टाइम हमेशा आपको इम्पेशेंट करेगा, क्योंकि वो बहुत धीरे होता है। लर्निंग टाइम बहुत समय लेता है। डोंट लूज योर पेशेंस। यहां पर मैंने देखा है बच्चे 2 दिन में अब हार मान जाते हैं। तुम खाना खाते हो तो डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। ये भी तो तुम्हारा, यहां भी तो डाइजेशन होगा। यहां ये भी डाइजेस्ट करता है, तुमने जो भी इसको दिया, जो भी इनपुट लिया, जो भी पढ़ाई की, वो डाइजेस्ट करता है। तुम पूरा साल पढ़े नहीं और लास्ट में क्या, हम 8 घंटा पढ़ेंगे। पहले दिन किताब खोली, 10 घंटा पढ़ लिए, बेहोश हो गए और फैल गए। किसको आदत नहीं है इतना खाने की। इसीलिए ज्यादातर लोगों को पढ़ते वक्त नींद आती है, क्योंकि तुम इसको प्रेशर दे रहे हो, टेंशन दे रहे हो। और जितना टेंस ये होता है उतना थका हुआ फील करता है। तुम 10 घंटा गेम खेल लो, 10 घंटा मूवी देख लो, 10 घंटा बतिया लो, चैटिंग कर लो, मीम देख लो, रील देख लो, 10 घंटा, ये नहीं थकेगा, कभी नहीं बोलेगा कि सो जाते हैं। लेकिन तुम 1 घंटा पढ़ लिए, तो बच्चे बैठा बैठा सोते हैं, तो सर हम पढ़ने बैठते हैं हमें नींद आती है। इसलिए आती है क्योंकि इसको आदत नहीं है। और तुम पहले दिन चाहते हो कि 10 घंटा हम पढ़ लें।
इसको समझना बहुत ज़रूरी है सर। दिस इज़ माइंड एंड दिस माइंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑर्गन्स मेड बाय गॉड इन द बॉडी। इंसान के शरीर में सबसे खूबसूरत हिस्सा है ये, दिमाग। इट वर्क्स 24/7 थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल 24 घंटा काम करता है दिमाग। इट स्टॉप्स वर्किंग ओनली इन टू कंडीशंस, आइदर यू आर इन लव और यू आर टेकिंग एग्जाम्स। या तो आप प्रेम में हैं या एग्जाम देने वाले हैं, बस दो ही वक्त ये बंद हो जाता है। इसको, इसकी चाल समझिए, चाल। एग्जाम्स में बहुत बच्चे कहते हैं सर सुबह आंख नहीं खुलती है, सुबह उठ नहीं पाते हैं, 4 बजे का अलार्म लगाते हैं, 5 बजे का अलार्म लगाते हैं। और आप देखिएगा, इसकी चालाकियां समझिएगा। रात को 10 बजे 11 बजे तुम एकदम सब एकदम मन पक्का करके कि बस कल तो चाहे प्राण चले जाएं, 4 बजे उठेंगे तो उठेंगे, और उठ के पढ़ने बैठेंगे 8 घंटा। और रात को आप तन मन के एकदम अलार्म लगा के 5 अलार्म लगाए हैं, 4 बजे, 4:15 बजे, 4:30 बजे, 5 अलार्म लगा दिए और सो गए। और सुबह अलार्म बजेगा, अब आप भी एकदम तैयार हैं कि कल तो बस आर या पार, कल तो हम 4 बजे उठ के पढ़ने बैठेंगे तो बैठेंगे। और 4 बजे ऐसा नहीं कि आपकी आंख नहीं खुलेगी, खुलेगी। अलार्म बजेगा 4 बजे, आपकी आंख भी खुलेगी। और आपका ये जो दिमाग है, ये आपसे ये नहीं कहेगा कि नहीं उठना है। नहीं, ये तो ये कहेगा ही नहीं सर। यही तो इसकी खूबसूरती है, मना तो ये कोई काम को करेगा ही नहीं। आपका दिमाग आपसे ये नहीं कहेगा कि उठना नहीं है। आपका दिमाग क्या कहेगा? 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट में कुछ हो जाता है। तुम 4 बजे उठने वाले थे, 4:05 पे उठ जाना, 5 मिनट और सो जाओ। आपको भी लगेगा कि यार बात तो सही है। 4 बजे उठने वाले थे, 4:05 पे उठ जाएंगे, 4:10 पे उठ जाएंगे। 10 मिनट में कौन सा महाभारत हो रही है। आपने अलार्म बंद किया और आप सो गए। जैसे ही आपने अलार्म बंद करके आप सोए, अगली बार आपकी आंख खुली 9 बजे। घड़ी में टाइम देखा, 9 बज रहे थे। अब आपका पूरा दिन ये दिमाग आपको जलील करेगा, बेइज्जत करेगा कि देखा, उठ ही नहीं पाए। पहले ही दिन तुम फेल हो गए, बड़ा इतरा रहे थे 4 बजे उठेंगे पढ़ेंगे, बड़ा 30 मार खां बन रहे थे, देख लो रम खां, 9 बजे उठे। दिमाग तब आपको जलील करेगा। पहले ये दिमाग आपको जो 5 मिनट सुला रहा था, अब यही दिमाग तुम्हें जलील भी करेगा। पूरा दिन आपका भारी भारी जाएगा। ये नहीं कहेगा कि कोई बात नहीं, कल से उठ जाना। आज अगर नहीं उठ पाए, 9 बजे उठ गए हो, 8 घंटा अब पढ़ लो, 9 बजे पढ़ने बैठ जाओ। कौन सा दिन, अब पढ़ने बैठ जाओ, 8 घंटा अब पढ़ लो। नहीं, जलील करेगा। बड़ा 4 बजे उठ, आपको गिल्टी महसूस करा। इसकी चालाकियां समझिए सर, और कंसेप्ट्स पे काम कीजिए। एग्जाम टाइम है, रिवाइज तो करना है, लेकिन वो रिवीजन स्मार्ट तरीके से करना। कंसेप्ट्स को पकड़ना है, कंसेप्ट्स को। हाँ, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, पूछ। कंसेप्ट ही पकड़ लिए तुम, पुश फैक्टर क्या है, पुल फैक्टर क्या है, ये कंसेप्ट दिमाग में क्लियर रहने चाहिए। जब वो पुश फैक्टर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसी क्या कमियां हैं जो लोगों को गांव से शहर भेज रही हैं। तो गांव में गरीबी है, लोग असाक्षर हैं, इलिटरेट हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कुछ भी लिख दो। और पुल फैक्टर्स क्या है? ऐसी अच्छाई, ऐसे प्रोज, ऐसी एडवांटेजेस जो शहरों के पास है, जो लोगों को खींच रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, अट्रैक्टिंग पीपल, वो पुल फैक्टर्स हैं। कि शहरों में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, बेटर लिविंग कंडीशंस हैं, बेटर सोर्स ऑफ इनकम है, हायर एजुकेशन के सोर्सेज हैं, सब लिखो। इंडिया में अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, अर्बन पॉपुलेशन 17%, 17.29%, अगर आप 1951 की बात करते हैं, सो फ्रॉम 17% टू ऑलमोस्ट 32% इन 2011, डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। देख रहे हो ना, ऑलमोस्ट डबल हो गया। इंडिया में अगर आप मिलियन प्लस सिटीज की बात करते हैं, मिलियन प्लस सिटीज का मतलब होता है वो शहर जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, मतलब 10 लाख से ज्यादा है। मिलियन प्लस सिटीज का मतलब वो शहर जिनकी आबादी, जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि 10 लाख से ज्यादा है। ऐसे शहर पहले सिर्फ 35 थे, अब 53 हो गए हैं, एज फार एज द डेटाज ऑफ 2011 इज कंसर्न। सिर्फ 10 सालों में ये देखो, 35 से 53, 35 से 53 हो गए, मिलियन प्लस सिटीज। ठीक है ना, ये दिमाग में क्लियर रहना चाहिए।
इसी तरह से एज कंपोजिशन समझना बहुत ज़रूरी है, पॉपुलेशन का एज कंपोजिशन। अब देखो इसमें एज कंपोजिशन समझने के लिए व्हेन वी टॉक अबाउट एज कंपोजिशन तो हमारा मतलब ये है कि अलग-अलग एज ग्रुप्स में कितने-कितने लोग हैं। नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट, ये पता होना चाहिए, दिमाग में क्लियर होना। इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं, चिल्ड्रन, वर्किंग पॉपुलेशन और एजेड पीपल। 3 तरह के लोग हैं। पहले हैं बच्चे, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब 15 साल से कम उम्र के लोग, बिलो 15 ईयर्स, जिनकी उम्र 15 से कम है। अब ये वो लोग हैं जो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव हैं। हमारे लिए इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव हैं, ये नौकरी नहीं करते हैं, है ना? और ये वो लोग हैं जिनको कुछ ज़रूरतें हमें देनी हैं अभी। अभी ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए हैं। तो खाना है, कपड़े हैं, शिक्षा है, हेल्थ केयर है, ये सब इनको देना होगा। है ना? वी नीड टू प्रोवाइड देम विद दीज़ बेसिक एमेनिटीज़। तो ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग पॉपुलेशन। देश की वर्किंग पॉपुलेशन 15 टू 59 ईयर्स, 15 से 59 साल की उम्र के लोग, ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हैं और बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव हैं। यानी कि देश की आर्थिक विकास के लिए और देश में पॉपुलेशन चेंज के लिए ये दोनों ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे देश की इकोनॉमी की बात कीजिए, अर्थव्यवस्था की बात कीजिए या देश के पॉपुलेशन साइज की बात कीजिए, दोनों में ही जो बदलाव आएगा वो इस पॉपुलेशन की वजह, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना? और तीसरा है एज्ड पीपल, 60 साल या उससे ज्यादा के लोग, है ना, अबव 59 ईयर्स। तो ज्यादातर लोग रिटायर्ड हैं, इस उम्र में नौकरी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वॉलेंटरली कुछ लोग काम कर रहे हो, बट मोस्ट ऑफ देम विल बी रिटायर्ड, है ना? ये वो लोग हैं जिनको रिक्रूटमेंट के थ्रू अब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो किसी भी देश में ये फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी के लोग कितने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस देश का डिपेंडेंसी रेशो डिफाइन करता है। डिपेंडेंसी रेशो, डिपेंडेंट्स, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स नहीं है, ये डिपेंडेंट्स हैं। चाहे 15 से कम उम्र के लोग हैं या 59 से ज्यादा उम्र के लोग हैं, इधर पीपल आर बिलो 15 और अबव 59, ये डिपेंडेंट्स हैं दोनों ही, बच्चे और बूढ़े, है ना, बच्चे और बुजुर्ग, ये दोनों ही डिपेंडेंट्स हैं। तो ये दोनों ही मिलकर देश का डिपेंडेंसी रेशो डिसाइड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है ना? इसी तरह से वी हैव सेक्स रेशो। बहुत आसान भाषा में सेक्स रेशो का मतलब है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। हर 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, ये है सेक्स रेशो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो ये समाज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। किसी भी समाज में जेंडर इक्वालिटी किस लेवल पर है या जेंडर इक्वालिटी की समझ कितनी है, ये उस समाज का सेक्स रेशो बताता है। केरल का सेक्स रेशो देखो कितना जबरदस्त है, केरल का, पुडुचेरी का, देखिए 4 से ज्यादा, यानी कि लड़कियां ज्यादा हैं। 1000 लड़कों पर 1084, 1084 लड़कियां हैं, 1000 लड़कों पर 1038 लड़कियां हैं। जबरदस्त सेक्स रेशो है। लेकिन देखो स्टेट्स लाइक दिल्ली 866, स्टेट्स लाइक हरियाणा 877, कितना पुअर सेक्स रेशो है। यही रीजन है सर, आज से 20 साल पहले जब कन्या भ्रूण हत्या हो रही थी, इसको आप फीमेल फिटिसाइड कहते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, जिसे कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या, भ्रूण का मतलब होता है फीटस, अनबॉर्न बेबी। फीटस का मतलब होता है अनबॉर्न बेबी, ये पढ़ा होगा शब्द आपने शायद। फीटस का मतलब होता है अनबॉर्न बेबी, जो बच्चा अभी माँ की कोख में है, माँ के गर्भ में है, उसे कहते हैं फीटस। तो बच्चे को माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता था अगर ये पता चल जाए कि लड़की है। ये पूरा सोशल स्ट्रक्चर, डाउरी सिस्टम, डाउरी, दहेज प्रथा, दहेज प्रथा, तो अरे वो लड़की पैदा हो गई, वो दहेज जोड़ना पड़ेगा बिटिया के ब्याह के लिए। ये नहीं सोचेगा कि यही बिटिया अगर पढ़ गई, आईएएस ऑफिसर बन गई,
तुम लड़का देखने जाओगे, लड़का वाला नहीं आएगा घर पे। हिंदुस्तान में सर लड़कियों की जो कंडीशन है, जो सर्कमस्टेंसेस है, अगर उसमें बदलाव हम चाहते हैं तो सबसे पहले तो सशक्तिकरण करना होगा, एम्पावरमेंट करना होगा, और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है, ना सरकार, ना समाज, ना परिवार। लड़कियां खुद ही कर सकती हैं। बेटरमेंट का एक ही सिद्धांत है, पावर। ये जिंदगी में ध्यान रखिएगा, पी इज टू पी। बेटरमेंट के लिए जरूरी है पावर। जब पावर आपके हाथ में है, अगर बेटरमेंट हम चाहते हैं तो शक्ति की जरूरत है, पावर की जरूरत है। बाप की बेटी आईएएस ऑफिसर है तो वो बोझ है उसके ऊपर। किसी बाप की बेटी आर्मी में है, फाइटर पायलट है, सुप्रीम कोर्ट में जज है, सीए है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो बाप ये कहेगा कि वो बिटिया के लिए दहेज जोड़ना है? नहीं। वो जाएगी लड़कों देखने के लिए कि हम जाएंगे। और लड़कों से कह रहा हूं सर, चाहे आज हो या आज से 20 साल बाद हो, जब ब्याह करना, लड़की के पिता से दहेज मत मांग लेना। बाप सारी ऊपर लगाए थे अपनी बेटी को पढ़ाने में सर, ये तो वो दे ही रहा है, आप क्या जान मांग लोगे उससे? और अगर दहेज मांगना तो यहाँ पे लिख लाना कि हम भिखमंगे हैं, हमारा परिवार भिखमंगा है। अगर दहेज मांगो तो पहले लिखवा के जाना यहाँ पर कि हम भिखमंगे हैं, फिर दहेज मांगना। ये तो वो दे ही रहा है। आप सारी जिंदगी, सारी कमाई लगा देते अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने में, उसको कुछ बनाने में। कहते हैं ना, किसी शायर ने बड़ा बड़ा मशहूर कहा है, बड़ा सही लिखा है कि न जाने किसने शुरू किया ये तोहफा लेन देन का। न जाने किसने शुरू किया तोहफा लेना और देना, गरीब आदमी मिलने से डरने लगा है। बाप अपनी बिटिया की पढ़ाई का पैसा के ब्याह शादी के तंबू में लगा देता है। जब पता लगता था कि कोख में, गर्भ में बेटी है, तो और कहाँ से पैसा, मार दो। माँ की कोख में ही मार दिया। बहुत बार तो ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि साथ में माँ ही मर गई, जहर पिला दिया। और गलती से बच्चा पैदा हो गया, बिटिया पैदा हो गई, मरोड़ के मार दिया, हाथ पैर तोड़ दिए, दाई ने बच्चे को मार दिया। इसीलिए इसीलिए भारत सरकार को पॉलिसी लानी पड़ी, कानून बनाना पड़ा कि देश में भ्रूण का लिंग बताया जाना गैर कानूनी है। इट्स इलीगल अंडर लॉ, इट इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ टू टू डिस्क्लोज टू डिस्क्लोज द सेक्स ऑफ द फीटस। माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, ये बताया जाना गैर कानूनी है, ये अपराध है। इसीलिए सरकार को ये फैसले उठाने पड़े। समझ रहे हो? आज से 15 साल, 20 साल पहले ये सेक्स रेशो इतना नीचे आ गया। आज देखिए क्या बुरा हाल हो रहा है नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में। शादी करने के लिए लड़कियां अवेलेबल नहीं है, टू गेट मैरिड लड़कियां बहुत कम है। कंपटीशन यहां पर भी है, सिर्फ जेई और नीट में नहीं है सर, यहां भी कंपटीशन है कि लड़कियां कम हो गई। क्योंकि 20 साल पहले, 25 साल पहले जिन लड़कियों को मार दिया, लड़कों को नहीं मारा, तो लड़के तो आज बड़े हो गए, शादी की उम्र में पहुंच गए हैं, और लड़कियां मार दी गई थी तो लड़कियां है ही नहीं। यही रीजन है कि स्टेट्स लाइक हरियाणा, बॉयज, उनकी जो शादी की उम्र है वो बढ़ती जा रही है। 29 साल, 30 साल, 32 साल, 32 32 साल के लड़के को मारे बैठे हैं, शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की है ही नहीं। क्यों? पहले मार दिए, लड़का चाहिए, लड़का, राजकुमार। लड़कियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी परिस्थिति में बदलाव चाहती हो तो शक्ति का अर्जन करो, एक्वायर पावर। ना पढ़ाई करो बेटा, आईएएस ऑफिसर बनो। लड़का वाला तुम्हें देखने के लिए नहीं आएगा, तुम जाओगी देखने के लिए, तुम देखने जाओ, आईएएस ऑफिसर बनो।
सिविल सर्वेंट, राजनीति में आओ, निर्मला सीतारमन, ये लोग होने चाहिए तुम्हारे आइडियल। ये रील बना रहे हैं पतली कमर मोरी, ये नहीं, निर्मला सीतारमन, पंडिता रामाबाई, राश बिहारी सुंदरी, दीज पीपल शुड बी योर आइडियल। समझ रहे हो? टैक्स रेशो। एंड देन वी हैव लिटरेसी रेट। यार ये भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, लिटरेसी रेट। देखो लिटरेसी रेट में ये कहा जाता है कि द पीपल एजेड 7 years और अबव, 7 साल या उससे ऊपर का व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, 7 साल और उससे ऊपर का व्यक्ति। तो कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 7 साल या उससे ऊपर है, वो पढ़ना और लिखना जानते हैं किसी भाषा में, पढ़ना लिखना और समझना, रीड राइट एंड अंडरस्टैंड इन एनी लैंग्वेज, उन्हें हम लिटरेट कहेंगे, साक्षर कहेंगे, पढ़े लिखे लोग कहेंगे, साक्षर। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। तो 7 साल या उससे उम्र, उससे ज्यादा की उम्र के जो लोग हैं, तो कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 7 वर्ष या उससे ऊपर है, जो पढ़ना लिखना और समझना जानते हैं किसी भी भाषा में, इन एनी लैंग्वेज दे कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड। तो उतना परसेंट हम बोलेंगे हमारा लिटरेसी रेट है। इंडिया का लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, वी हैव अ लिटरेसी रेट ऑफ 73%। 2011 के सेंसस के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से 73%, 73% हमारा लिटरेसी रेट है। लड़कों का ऑलमोस्ट 81% और लड़कियों का 64-65%। देख रहे हो ना लिटरेसी रेट? स्टेट्स लाइक केरल, लिटरेसी रेट जबरदस्त है, 90%, मोर देन 90% लिटरेसी रेट। ठीक है। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल, देखो हिंदुस्तान में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इस आधार पर भी है कि कौन क्या काम करता है। देखो जनरली हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटीज वो हैं जिसमें वो एक्टिविटीज आती हैं जहां पर आप नेचुरल रिसोर्सेज को हार्नेस कर रहे हैं, खेती बाड़ी करना यानी कि एग्रीकल्चर, पशुपालन करना यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, है ना, मछली पकड़ना, फिशिंग, ये सब जो एक्टिविटीज हैं ये प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है ना। दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी वो है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, या तो किसी फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या कोई बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रही है, ब्रिज बन रहा है, डैम बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। और तीसरा है टर्शरी सेक्टर, जहां पे सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, आप कोई सामान नहीं बना रहे हैं, सर्विसेज देते हैं, चाहे बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सब टर्शरी सेक्टर में आता है। तो हम इन दुनिया भर की, देश भर की ऑक्यूपेशंस को ये 3 कैटेगरीज में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, देखिए जनरली ये देखा गया है कि जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जनरली ये देखा गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर लोग या तो सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं या टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं, ज्यादातर लोग। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, ये तो विकसित देश हैं, डेवलप्ड, ये विकसित हैं, जैसे कि अमेरिका, विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज। दूसरे हैं डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश, जैसे कि हिंदुस्तान, इंडिया, विकासशील। यहां पर ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की 64% पॉपुलेशन आज भी खेती बाड़ी करती है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। आज भी देश का इतना बड़ा पॉपुलेशन, 8%, 64% लोग खेती बाड़ी करते हैं।
अगर आप सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 13%। अगर आप टर्शरी सेक्टर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ना, सेकेंडरी में लगभग 13-16% लोग हैं ना। खराब। हाँ, आजकल जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर भी बदलाव देखने को मिल रहा है। देर आर सर्टेन चेंजेस। अब धीरे धीरे लोग प्राइमरी से निकलकर सेकेंडरी और सेकेंडरी से निकलकर टर्शरी सेक्टर की तरफ नौकरियों के लिए पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। वी कैन सी एन ऑक्यूपेशनल शिफ्ट। किस वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, है ना, इस वजह। तो ये कहलाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा। अगला फीचर है पॉपुलेशन का हेल्थ। अब देखिए, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, आजकल देखा गया है कि ये काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। जैसे कि हिंदुस्तान में जो डेथ रेट है, जो मृत्यु दर है, डेथ रेट, वो पहले से कम हो रही है। पहले जो ये डेथ रेट 25 पर 1000 थी, हर 1000 पर 25 लोग, 25 पर 1000 थी, अब वो 7.2 पर 1000 हो गई है, एज पर द डेटाज ऑफ 2011। सिमिलरली हिंदुस्तान में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अब जिनको नहीं पता है कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि औसतन, ऑन एन एवरेज, एक व्यक्ति की उम्र क्या है इस देश में। तो पहले ये सिर्फ और सिर्फ 36 साल थी इन 1951, यहाँ से बढ़ के ये ऑलमोस्ट 68 ईयर्स हो गई है 2011-12 डेटा के हिसाब से। औसतन एक व्यक्ति की उम्र, ऑन एन एवरेज लाइफ ऑफ लाइफ ड्यूरेशन ऑफ अ पर्सन। तो अब हम देखते हैं कि देश में पब्लिक हेल्थ पहले से बहुत इम्प्रूव हुई। पब्लिक हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हुई है। यहाँ पर अब जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो पहले से काफ़ी कम हुए हैं, उसका जो स्प्रेड है वो काफ़ी कम हुआ है। और हिंदुस्तान में अब हम देखते हैं कि जो मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं अब वो काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक और न्यू एज है, मॉडर्न है, मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है ना। कुछ चैलेंजेस हैं जो इस फील्ड में हम लोग फेस कर रहे हैं, जैसे कि वेरी लो पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन। अभी भी हर व्यक्ति को जितना रिकमेंडेड कैलोरी कंजम्पशन है उतना नहीं मिल रहा है। अभी भी हमारे देश में मैल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है। मैल न्यूट्रिशन, अभी भी यहाँ पर बच्चे कुपोषित हैं, पोषण की कमी है। ठीक है ना। मैल, ये देखिए, मैल न्यूट्रिशन। ठीक है ना। मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण कहते हैं इसे। पोषण की कमी होना, न्यूट्रिशन की कमी होना, मैल न्यूट्रिशन। अभी भी यहाँ पे कुछ बेसिक एम्यूनिटीज, जैसे कि सेफ सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक सैनिटेशन, साफ सफाई की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। अभी भी 1/3 आबादी ऐसी है, स्पेशली रूरल इंडिया के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी 1/3 आबादी ऐसी है, सिर्फ और सिर्फ इन्हें ही ये बेसिक इम्यूनिटीज अवेलेबल है। सिर्फ अगर मैं स्पेसिफिकली रूरल इंडिया की बात करूं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ 1/3 लोगों के पास ही ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन अवेलेबल है। ठीक है ना। ये कमियां आज भी हैं। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पॉपुलेशन का, जिसको कहते हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन। एडोलेसेंट, इसको आम भाषा में कहा जाता है टीनेजर्स। भाई जनरली ये वो लोग हैं जो 10-11 साल की उम्र से 18-19 साल की उम्र के लोग, आम भाषा में टीनेजर्स कहा जाता है ना, टीनेजर्स।
तो जो किशोरावस्था के लोग हैं, किशोर किशोर कहते हैं ना, किशोरावस्था, टीनेज, तो 10, 11, 12 साल की उम्र से लेकर 18, 19 साल की उम्र के लोग, एडोलेसेंट, ठीक है? ये इस देश या किसी भी देश के फ्यूचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, या यूं कहा जाता है कि ये देश का फ्यूचर है, फ्यूचर, कि आने वाले 20 सालों में यही तो वो लोग हैं जो देश चलाएंगे, देश में कितना विकास होगा और किस डायरेक्शन में, किस दिशा में इस देश को लेके जाना है, यही लोग डिसाइड करने वाले आने वाले समय में, इन द नियर फ्यूचर। तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, है ना? दे शुड बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली फिट, हेल्दी। देश में 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मतलब लगभग 20% पॉपुलेशन है, वो इस कैटेगरी में आती है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में आती है। 1/5 पॉपुलेशन लगभग 20% हो। अब ये वो एज ग्रुप है जिनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। भाई ये बढ़ती उम्र है, बढ़ता शरीर है, इस वक्त बॉडी में मैक्सिमम ग्रोथ है ना, मैक्सिमम फिजिकल ग्रोथ शरीर में आप देखेंगे, मैक्सिमम फिजिकल ग्रोथ है। तो इसके लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ये मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। एक डाइट में, एक एवरेज एडोलेसेंट की डाइट में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं जितने होने चाहिए। और ज़्यादातर इस एज ग्रुप की लड़कियों को देखा गया है एनीमिक, एनीमिक, एनीमिया है उनको, है ना? एनीमिया, आयरन की कमी। एनीमिया किससे होता है? आयरन की कमी से होता है। जब आपके ब्लड में आयरन की कमी हो, हीमोग्लोबिन कम हो, तो हम कहते हैं कि एनीमिया है। भाई 10-12 साल की उम्र में गर्ल्स हिट प्यूबर्टी, 12, 13, 14 साल की उम्र में बॉयज हिट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या है? नाउ योर बॉडी इज ग्रोइंग, है ना? शरीर में बहुत तेजी से बदलाव आते हैं। इस बदलाव के लिए और शरीर में प्रॉपर ग्रोथ हो, ब्लड फ्लो अच्छा हो, तो आपको अच्छा डाइट चाहिए। दो चीजें चाहिए, दो चीजें। जिस एज ग्रुप में तुम हो, दो काम किया करो, दो काम। एक्सरसाइज, बढ़िया वर्कआउट करो, 1 घंटा वर्कआउट अच्छे से, रनिंग करो, स्किपिंग करो, स्विमिंग करो, बास्केटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, दौड़ने निकल जाओ यार, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ के आओ, पसीना बहा के आओ। और न्यूट्रिशियस फूड बढ़िया खाओ, अच्छा खाओ। दोनों ही बंद हो गया है। क्यों इंडिया में टीनेजर्स आज ज्यादा परेशान हैं? सिर्फ पढ़ाई एक कारण नहीं है, सिर्फ पॉल्यूशन एक कारण नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल भी तो है। फिजिकल एक्सरसाइज बंद हो गई, बंद हो गई। अगर खेलना भी है तो मोबाइल पे खेलेंगे, लैपटॉप पे खेलेंगे, जीटीए खेलेंगे, काउंटर स्ट्राइक खेलेंगे। अरे घर से बाहर भी तो निकल, ये रील के बाहर भी एक दुनिया है। रील से निकल कर रियल में आओ भाई, फ्रॉम रील टू रियल, ये समझना बहुत जरूरी है। रियल वर्ल्ड में आओ, दुनिया बहुत अलग है। तो फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई, और जहां न्यूट्रिशियस खाना था, दिन में 4 ग्लास दूध पीना था, बनानास खाने थे, फ्रूट्स खाने थे, हरी सब्जियां खानी थी, दाल खानी थी, चावल रोटी खाना था, हम क्या खा रहे हैं? अरे आजकल तो नए नए नाम आ गए हैं, और स्पेगेटी आ गया, लजानी है, पता नहीं क्या क्या, रामायण आ गई है, अंग्रेजी खाना आ गया है। ठीक है, हफ्ता में एक बार खा लिए, 2 हफ्ता में एक बार खा लिए, लेकिन बॉडी को न्यूट्रिशन देना जरूरी। समझ रहे हो? एक्सरसाइज, वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट, वर्कआउट और डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, दो काम करने, दो काम। समझ रहे हो?
एंड दैट्स वेयर वी नीड टू टॉक अबाउट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। देखो हिंदुस्तान में पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग को समझने और समझाने के लिए सरकार अलग अलग टाइम पे प्रोग्राम्स लेकर आई है। जैसे 1952 से ही सरकार ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952। बाद में गवर्नमेंट केम आउट विद फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में वॉलेंटरली गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी लोगों को टू टीच हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल, हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू हैव प्लान्ड पेरेंटहुड। रिस्पॉन्सिबल तो है, प्लान्ड पेरेंटहुड, प्लान्ड, कि ये ना बोल दें आप कि बच्चा तो भगवान की देन है, नहीं है। यही समझाना था लोगों को, प्लान्ड पेरेंटहुड, कि फैमिली प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, कि कितने बच्चे करने हैं, कब कब करने हैं और कब रुक जाना है, बहुत ज़रूरी है ना। जीनियस इज अबाउट नोइंग व्हेन टू स्टॉप, ये एक बड़ी फेमस कहावत है। ये नहीं कि चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, 5 7 10 15 बच्चे कर दिए। प्लान्ड पेरेंटहुड। तो गवर्नमेंट ने इसी तरह से इन 2000 government came out with something called as national population policy। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में कई सारे पार्ट्स थे, कई सारे इसके अंदर क्लॉजेस थे, कई सारे फीचर्स थे, जैसे फ्री एंड फेयर, फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन। 14 साल की उम्र तक, अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल की उम्र तक बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी, हर बच्चे का अधिकार है। सिर्फ इसलिए नहीं कि बच्चे के पास पैसा नहीं है, माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। राजस्थान सरकार में आप देखें तो कुछ कुछ महीने, कुछ साल काम करने का मौका मिला जब गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो आई रियलाइज्ड कि बहुत काम हो रहा है। गवर्नमेंट केम आउट विद मिड डे मील स्कीम। तो मैंने देखा दे हैव टाइड अप विद अक्षय पात्रा, मिड डे मील स्कीम। और मुझे लगता था पहले जैसा मेरा दिमाग में एक छवि थी, एक परसेप्शन था, मिड डे मील स्कीम फौसलेबाज, बेकार खाना के लिए। दे हैव टाइड अप विद अक्षय पात्रा, बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस खाना आता है। मैंने बहुत बार खाया है यार बच्चों के साथ, अक्षय पात्रा के साथ खाना आता है, न्यूट्रिशियस फूड। और बहुत बच्चे उस खाने के लालच में स्कूल आ जाते हैं, बहुत बच्चे, स्पेशली इन रिमोट विलेजेस, बिल्कुल रिमोट विलेजेस, फार। खाने के लालच में एटलीस्ट इंटरवल तक बच्चा रुकेगा आपके पास, तो दो बातें होंगी, एक तो बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ेगा, न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट होगा, दूसरा उसका रिटेंशन बढ़ेगा। अब वो बच्चा डेली स्कूल आ रहा है खाने के लालच में, लेकिन स्कूल आ रहा है तो कुछ तो पढ़ेगा, तो न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव हो रहा है और उसका रिटेंशन बढ़ रहा है स्कूल के अंदर। दुग्धाहार योजना, इन राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल्स वी हैव गॉट दुग्धाहार योजना। हर बच्चे को डेली 1 गिलास दूध दिया जाएगा इन मॉर्निंग व्हेन ही कम्स टू द स्कूल। फलाहार योजना, सीजनल फ्रूट्स ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार फल दिए जाएंगे, फ्रूट्स दिए जाएंगे। ये जबरदस्त योजनाएं हैं। 2 बातें हो रही हैं, बच्चा पढ़ भी रहा है, आपके पास स्कूल में रुक रहा है, माँ बाप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं इस लालच में कि बच्चे को भरपेट खाना मिलेगा, दूध मिलेगा, फल मिलेंगे, तो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ रहा है और वो बच्चा स्कूल में रिटेन हो रहा है। ठीक है ना। तो 14 साल की उम्र तक के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन, पहला प्रावधान, फर्स्ट प्रोविजन। दूसरा देखो, टू रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, हर 1000 पर कितने इन्फेंट मर रहे थे, उनका मृत्यु दर। इन्फेंट का मतलब होता है 1 साल से छोटे उम्र का बच्चा। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR, ये जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। तो 1 वर्ष से कम की उम्र के कितने बच्चे मर जा रहे थे पर 1000, ये IMR है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो देखिए आप, लेस देन 30 पहुंच चुका है। यूनिवर्सलाइजेशन, टू अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। हर वो बीमारी
जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, यानी कि अगर उसकी वैक्सीन लग जाए तो वो बीमारी नहीं होगी, उन्हें कहते हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। ऐसी डिजीजेस के अगेंस्ट हर बच्चे को वैक्सीन लगनी चाहिए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, हर बच्चे को यूनिवर्सल, हर बच्चा, चाहे गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, बड़े घर का हो, गरीब घर का हो, किसी भी वर्ग का हो, हर बच्चे को ये वैक्सीनेशन होना चाहिए। कौन सा वैक्सीनेशन? हर उस बीमारी के अगेंस्ट विच इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल। तो लगता है ना, बचपन से ही टीकाकरण हो जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका एक कार्ड बन जाता है टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। तो सब लिखा रहता है, बीएमआर के लिए, डिप्थीरिया के लिए, एमएमआर के लिए, और है ना, हेपेटाइटिस वगैरह सब सबका लिखा होता है उसके ऊपर। पोलियो का वैक्सीन भी होता है। 2 बूंद जिंदगी की, बचपन से पीते आ रहे हैं हम लोग, 5 साल की उम्र तक पीते थे। पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया था, अमिताभ बच्चन उसके एम्बेसडर थे। 2 बूंद जिंदगी की, कितना पॉपुलर कर दिया इस डायलॉग को, कितना पॉपुलर। 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की, 5 वर्ष से कम के बच्चे को पिलाएं, घर घर जाके पिला रहे हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। पहले क्या कर, लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में, 13 साल की उम्र में शादी कर दी है, 15 साल की उम्र में शादी कर दी है, बाल विवाह कर दिया। डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। भैया लड़कियां भी पढ़ेंगी, और ना केवल पढ़ेंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, और ना केवल पैरों पर खड़ी होंगी, जब चाहेंगी तब शादी करेंगी और अपने इच्छा अनुसार करेंगी। नो वन कुड फोर्स वुमेन इनटू अ मैरिज। अब तो 21 साल कर दी, पहले तो फिर भी 18 साल थी। तो लाइक बॉयज, द लीगल एज फॉर अ गर्ल टू गेट मैरिड इज ऑल्सो 21 ईयर्स। ठीक है ना। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को पीपल सेंटर्ड किया। भाई लोगों पे देखो, आप फैमिली वेलफेयर ऐसी चीज है जिसको आप किसी पर थोप नहीं सकते हो। भाई चाइना में, जापान में गलती हुई, चाइना की गलतियों से, जापान की गलतियों से हमें सीखना चाहिए। आज जापान में क्या इशू है? जापान ने एक टाइम पर जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सपीरियंस किया, तो वहाँ पर रोक लगा दिया गया पॉपुलेशन बढ़ने पर। बहुत कम, एक एक बच्चा करेंगे। चाइना भी लेकर आया था वन चाइल्ड पॉलिसी। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, जब आपने लोगों पर लगाम लगा दिया कि एक बच्चा ही करेंगे, अब देखो जापान के अंदर जो एडवांटेज आज हमारे पास है, हिंदुस्तान के पास है, कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन यंग है, ये एडवांटेज चाइना खो रहा है, ये एडवांटेज जापान खो चुका है। आज उनकी एक बड़ी पॉपुलेशन एजेड है, वृद्ध है, बूढ़ी पॉपुलेशन ज़्यादा है जापान में आज। तो उनकी गलतियों से हमें सीखना चाहिए कि फैमिली वेलफेयर होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन ये आप किसी पर थोप नहीं सकते। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग पर्सनल, इट्स ऑल्सो अबाउट कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है ये होगा, और ये अपने रेट से ही होगा। इसका एक कर्व है, आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है ना। एंड एट लास्ट वी हैव गॉट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, और इसका लिंक एडोलसेंट्स के साथ। देखिए धीरे धीरे आजकल, और आपने सुना भी होगा, कि गवर्नमेंट सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड कर रही है, और कर भी दिया है पढ़ाई लिखाई के साथ। और ये बहुत ज़रूरी भी है। सिर्फ बच्चों को, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों को ही पता होना चाहिए, बच्चों को। बच्चों से मेरा मतलब ये है कि टीनेजर्स, क्योंकि आप टीनेज, किशोरावस्था, ये वो उम्र है जब आप सेक्सुअली ग्रो कर रहे हैं। आपकी बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन्स, चाहे वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं। आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। दिमाग अब कुछ और तरफ भी आ गया है, कुछ और आयाम खुल गए हैं दिमाग के लिए। कुछ लोग डिस्ट्रैक्शंस कहते हैं इनको। प्रॉब्लम यही है कि इस पर कोई बात नहीं करता। देखो ये बात सच है कि वी बिलोंग टू सम हाउ अ कंजर्वेटिव सोसाइटी। कुछ हद तक एक रूढ़िवादी समाज है हमारा। किसी वीडियो में अगर मैं बोल दूं सेक्स, और बवाल कर देंगे बच्चे, ओ क्या पढ़ा रहा है ये। अरे एनसीईआरटी में इंक्लूड किया गया है सेक्स एजुकेशन, चाहे सोशल स्टडीज़ हो, चाहे बायोलॉजी हो। ये किसी का दिमाग खराब थोड़ी है जो 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में इन टॉपिक्स को डाल रहे हैं। इसलिए डाल रहे हैं कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होने की वजह से भी अवेयरनेस नहीं आ पाती है, क्योंकि
जिन चीज़ों पर बात करना ज़रूरी है, उन पर बात नहीं हो पाती है। किसी क्लास में आप देखिए 9th स्टैंडर्ड की क्लास हो, 10th स्टैंडर्ड क्लास हो, बायोलॉजी की क्लास हो या इस तरह से मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो लड़कों जैसे ही मैंने क्लास में बोला सेक्स एजुकेशन, लड़कों की तो आँखें चमकने लगती हैं कि रोका फिक्स कर दिया हो इनको और सर यही यही पढ़ाई है, इसी का तो इंतज़ार था, यही पढ़ना चाहते थे। पढ़ाओ, पढ़ाओ, पढ़ाओ। लड़कियाँ नीचे और सर क्या क्या बोल रहा है यार ये आदमी? अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब तक इन चीज़ों पर बात नहीं हो अवेयरनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सेक्सुअल अवेयरनेस। सेक्सुअल अवेयरनेस भी तो बहुत ज़रूरी है। कंज़र्वेटिव होने से क्या होगा? इंसान के बच्चे क्या फोटोसिंथेसिस से होते हैं? कि प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो इंसान के बच्चे पैदा हो जाएँगे? नहीं। तो ये तो नेचर है, प्रकृति है। लेकिन जब तक बात नहीं होगी तो अवेयरनेस नहीं होगा। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। देखो पहले घर में बिटिया पैदा हो गई तो बहू का गला घोट देते थे गाँव के अंदर। तू ही जन्मी है इसको। लेकिन धीरे-धीरे से समझ में आया, आपने पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा तो 10th में पढ़ेंगे आप। क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, तो वो जेंट्स में, मेल में होता है वो, फीमेल में नहीं होता है। तो लड़का होगा या लड़की, वो मेल पे डिपेंड करता है, फीमेल पर नहीं। ये अवेयरनेस की बात है। समझ रहे हो? ये एजुकेशन की बात है। तो एडोलेसेंट्स को भी सेक्सुअल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा मतलब 6th 7th स्टैंडर्ड 8th 6th 7th का 8th का बच्चा या 5th स्टैंडर्ड का बच्चा, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा, उसे पढ़ाते हैं ना बेटा गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, तो वो उसको अवेयरनेस दे रहे हैं हम। ऐसे ही जब आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, जब आप लेटर स्कूलिंग के अंदर हैं, तो सेक्सुअल अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है ना? लोगों को इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ जैसे पहले बोल दिया करते थे, भगवान की देन है बच्चे तो। बहुत बार वो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, हिंदी में कहते हैं अनचाहा गर्भ। पहले तो सरकार बहुत ऐड करती थी, आजकल तो लोगों ने डीडी नेशनल देखना बंद कर दिया है, मुझे तो अच्छी तरह बचपन से याद है। घर में एक टीवी था ब्लैक एंड व्हाइट और एक ही चैनल था दूरदर्शन। पे जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स आते थे वो ज़्यादातर सरकारी एड्स थे, जो सरकार अवेयरनेस फैलाने के लिए करती थी। चाहे वो एड्स का ऐड हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर का ऐड हो, चाहे वो पोलियो का ऐड हो, चाहे वो टीबी का ऐड हो। तो एड्स की हेल्प से चाहे वो लंग कैंसर या स्मोकिंग किल्स का ऐड हो कि धूम्रपान ना करें इससे लंग कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है। ये सब एडवर्टाइजमेंट सरकार करती थी अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी जिसको अनचाहा गर्भ कहते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि इससे कैसे बच सकते हैं। या फिर एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ऐसे डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, इंटरकोर्स की वजह से ट्रांसमिट हो रहे हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स ना केवल अफोर्डेबल होने चाहिए बल्कि एक्सेसिबल होने चाहिए। इतना ज्यादा सोशल स्टिग्मा और प्रेजुडिस है इनके अराउंड कि एक आदमी दुकान पर कॉन्डम मांगने में शर्माता है, तो भैया वो दे दो, वो दे दो। या आदमी वेट करता है कि दुकान खाली होगी तो लेने जाएंगे। अरे बम मांग रहे हो क्या? बम मांग रहे हो कि भैया बम दे दो 6 किलो आरडीएक्स, हाँ वो स्कूल उड़ाना है हमें अपना। कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे शुड बी अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। और ये एक्सेसिबल सर देखो सरकार तो अवेलेबिलिटी करा सकती है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी सोशल स्टिग्मा के हटने से। वो मूवी आई थी पैडमैन, देखो आप कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट लिया है उस आदमी ने यार पैडमैन के लिए। सैनिटरी पैड्स पे उस आदमी ने फिल्म बना दिया। कोई सोच सकता था जिस देश में सैनिटरी पैड को काले रंग की थैली में लपेट कर दिया जाता है, उस पर उस आदमी ने फिल्म बना दिया पैडमैन। सैनिटरी पैड्स पे एक आदमी फिल्म बना रहा है। अवेयरनेस ही तो है। समाज को हिला दिया उस आदमी ने उस टाइम पैडमैन। आदमी ने उस फिल्म से समाज हिला दिया सर। इस पर भी फिल्म बनाएंगे। ऐसे ही कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है।
ऐसे ही डिलेड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, ये समझ देनी जरूरी है कि शादी और बच्चा करना, चाइल्ड बियरिंग, इनकी उम्र को थोड़ा सा बढ़ाओ। ये नहीं कि 18 साल की उम्र में शादी कर लिए, 19 साल की उम्र में पिता बन गए, माँ बन गए, नहीं। बहुत बार ना केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्टेबल एंड प्रिपेयर्ड टू बिकम अ पेरेंट। माँ बाप बनना, पेरेंट्स बनना जिम्मेदारी का काम है। और अगर आप उस वक्त जिम्मेदार नहीं हैं, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, है ना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू गेट मैरिड, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव अ चाइल्ड, तो उसको समझिए कि इसका असर बच्चे पर आएगा, आने वाली जनरेशन पर आएगा। समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली, it's very important to understand the risks of unprotected sex. टीनेज से ही ये अवेयरनेस दिमाग में होनी चाहिए कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स क्या होता है और इसके क्या रिस्क। अनप्रोटेक्टेड सेक्स में आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कॉन्डम, है ना। अब ये शब्द मैंने बोल दिया तो बहुत सारे बच्चे भी देख रहे होंगे, वो बवाल कर देंगे और वो क्या बोल रहा है यार ये आदमी। मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, एनसीईआरटी बोल रही है, और यही मुझे बोल रही है कि पढ़ाना है ये सब, यही बोल रही है। देश की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बोल रही है कि एडोलसेंट्स को पढ़ाइए, इन्हें इन्हें एजुकेट कीजिए। सोसाइटी कंजर्वेटिव है, वो कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप को बात करनी चाहिए बच्चे से, टीचर्स को बात करनी चाहिए। जनरली होता क्या है, इन टॉपिक्स पर बात कौन करता है? दो दोस्त आपस में करते हैं। दोस्त कौन होते हैं? आप ही की उम्र के लोग हैं। जितना आपको पता है उतना उसको पता है। इंटरनेट पर पढ़ लिया होगा, कहीं देख लिया होगा, तो कहीं से सुन लिया होगा, वो आपको आगे बता देगा। क्योंकि ना तो माँ बाप बात करेंगे इस बारे में, ना टीचर्स बात कर रहे हैं इस बारे में, तो बच्चे के दिमाग में ऊल झलूल पता नहीं कौन कौन से आइडियाज आते हैं, मिसकंसेप्शंस डेवलप होते हैं। अवेयरनेस लानी जरूरी। और मैं पेरेंट्स से हमेशा कहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों से इन सब के ऊपर बात की, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उनसे बात करना जरूरी है इस बारे में। कंजर्वेटिव मत बनिए, लिबरल बनिए। वरना आप देखिए, बहुत लोग आजकल परेशान रहते हैं। जो लोग कंजर्वेटिव हैं और समय के साथ साथ अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं, वो परेशान रहते हैं। और भैया आजकल लोग कपड़ा कायदे से नहीं पहनते, तो तू क्यों परेशान हो रहा है यार? वाई यू आर वरिड? इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। कोई आदमी कुछ भी पहने, मिनी स्कर्ट पहने, शॉर्ट्स पहने, उसकी मर्जी है। लेकिन क्योंकि वो समय के हिसाब से नहीं बदल पाए, तो वो आज परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। तो भैया वो लड़कियों को लाज शर्म नहीं है आजकल, बताइए, ऐसा कपड़ा पहनती है। आई कैन अंडरस्टैंड देयर पेन। के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है कि अरे हम अभी क्यों नहीं पैदा हुए। एक बार मुझे याद है, आई वॉज इन दिल्ली, कनॉट प्लेस, सीपी। तो मेरे गांव से 2-3 लोग आ गए मेरे पास दिल्ली में। आई वॉज इन दिल्ली, तो आई हैड अ धर्मशाला ओवर देयर। गांव से जो भी आएगा मेरे पास रुकेगा। तो गांव से 2-3 लोग आए और आके मेरे पास रुके। संडे का दिन था, तो बोले भैया कहीं घुमा लाओ, तो आई टुक देम टू सीपी, कनॉट प्लेस। तो आफ्टर 5-10 मिनट्स मेरे साथ साथ चल रहे थे, देवर लॉस्ट। मैंने देखा तो दोनों लोग नहीं थे। आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर देम कि यार गांव के लोग हैं, नए लोग हैं, सीपी में इतना भीड़ होता है संडे के दिन, कहाँ ढूंढूं अब इनको। तो आई स्टार्ट लुकिंग फॉर देम। तो मैंने देखा उनको, अ कपल वॉज सिटिंग एंड दे आर वॉचिंग द कपल, ऐसे देख रहे हैं। अ कपल वॉज सिटिंग, लड़का लड़की बैठे हैं, उनको घूर रहे हैं। मैं उनके पास गया कि चाचा हाँ क्या, भैया देख रहे हो, द मॉरलिटी ऑफ द कंट्री। मैंने कहा चाचा ये देखने की नहीं, करने की चीज है, इसे देखा नहीं जाता है। हैश टैग इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तुम क्यों परेशान हो यार, एक लड़का लड़की बैठा है तो। आपको लिबरल होना पड़ेगा, समय के साथ बदलना पड़ेगा, और ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चाहें कि समय का पहिया आपके हिसाब से घूमे, या ये मान लें कि गुजरा हुआ ज़माना अच्छा था, तो गड़बड़ है।
समय तो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के साथ साथ परिवर्तन लाएगा। चेंजेस आर इनएविटेबल। बदलाव तो आएंगे। अब सवाल यह है कि उन बदलाव के साथ आप कितना अच्छे से कोप अप करते हैं, हाउ मच यू कोप अप विद दोज चेंजेस। वही डेवलपमेंट है और वही लिबरलिज्म है, वही उदारवादी होना है। तो पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़े भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों से, छोटे भाई बहनों से घर में बात कीजिए उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो एक टीनेजर या जब आप टीनेज में थे और आपको कोई बताने वाला नहीं था, आपके साथ कोई बात करने वाला नहीं था, अपने छोटे भाई बहनों से बात कीजिए, अपने बच्चों से उस बारे में बात। ऐसी पागल नहीं है कि एनसीईआरटी में सब दे रही है। सीबीएसई गवर्नमेंट wants to educate, make the children aware, sexually aware, ताकि दिमाग में जो इतने इतने दुनिया भर के जो थॉट्स घूमते हैं इस उम्र में वो ना रहें, क्लैरिटी रहे दिमाग में, मिसकंसेप्शंस ना हो और डर ना हो। तो यार पापा से तो बात नहीं कर सकते, पापा मारो, ठीक है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट फूड, न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट इज इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंटली लीगल सैंक्शंस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को रोकने के लिए लीगल सैंक्शंस, लीगल मेजर, ठीक है। तो बेटा जी, दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर फ्रॉम माय साइड। So I really hope this video, this lecture was quite informative to you। यहाँ पे इस पॉपुलेशन चैप्टर के बारे में हमने या पॉपुलेशन के बारे में हमने 3 क्वेश्चंस को देखा। सबसे पहला, पॉपुलेशन साइज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। और तीसरा, फीचर्स या क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। सब हमने समझ कोशिश की। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स थे, चाहे वो बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, माइग्रेशन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लिटरेसी रेट हो, ये सब हमने समझने की कोशिश। सभी का इम्पैक्ट पॉपुलेशन पर क्या है वो हमने समझने की कोशिश की। और एट लास्ट हमने एडोलेसेंट्स के बारे में। आई रियली होप कि बिना किसी की भावनाओं को आहत किए मैं आपको ये चैप्टर रिवाइज करने में हेल्प की, टॉपिक्स नहीं समझ में आए होंगे वो समझाने में आपको हेल्प की। तो बेटा जी, दैट वाज ऑल फॉर दिस lecture। I really hope to see you soon in the upcoming lectures for some new chapters. Till then, this was Shubham Gupta signing off. I'll take a leave. Have a great time. Bye bye. See you soon. Sayonara.